नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे सीटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली दरबार में आजकल चर्चा है कि गुजरात चुनाव को लेकर मोदी जी थोड़ा सा घबराए हुए हैं और इसी घबराहट की वजह से ऐसा कहा जाता है गुजरात चुनाव की तारीखें बढ़ा दी गई कि मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले गुजरात में। अब ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी है मोदी जी की, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण यह है कि पिछले महीने भर में कांग्रेस ने बड़ी तेजी से गुजरात में रिवाइवल किया है और ये जो रिवाइवल है ये खासकर रूरल एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में, शहर के बाहर बाहर है। और घबराहट की दूसरी वजह ये शख्स है, अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल गुजरात में पहले दिल्ली को मॉडल ले गए, फिर पंजाब का मॉडल ले गए, फिर मुफ्त बिजली की बात करने लगे, मुफ्त पानी की बात करने लगे, मुफ्त शिक्षा की बात करने लगे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करने लगे। और उसके बाद जैसे जैसे उनका थोड़ा सा दबाव बना गुजरात में, तो अरविंद केजरीवाल ने फिर हिंदू कार्ड खेलना शुरू किया और वो बीजेपी के उन किलों में, हिंदुत्व के किलों में घुसने लगे जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती थी। यानी अहमदाबाद कह लीजिए, राजकोट कह लीजिए, भरूच है, बड़ौदा है, सूरत है, जो शहर थे वहां पर वो घुसने लगे और इन शहरों में वो हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगे। कभी जन्माष्टमी की बात करते, कभी वो कंस के वध की बात करते, कंस को मारने की बात करते, और फिर उन्होंने गणेश लक्ष्मी का कार्ड खेल दिया। आप यूं कहें कि मोदी जी की पिच पर नहीं खेल रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी की पिच ही खोदनी शुरू कर दी। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अब मोदी जी का दिल क्यों घबरा रहा है और क्यों बार बार वो गुजरात भाग रहे हैं, जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इसकी वजह तो थोड़ी थोड़ी आपको भी अब क्लियर हो रही होगी। और क्योंकि गुजरात का चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी का होम स्टेट है और यहाँ अगर मोदी जी हारते हैं, फंस जाते हैं, तो इसका असर 2024 पर पड़ेगा, फाइनल पे पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने होम स्टेट गुजरात में फंस गए हैं। और अगर उनका रथ फंस गया है तो दोस्तों ये खबर ऐसी है जो सीधे सीधे 2024 में असर डालने जा रही है। और इसीलिए आज दो खास मेहमान हैं। एक मेहमान गुजरात के एक्सपर्ट हैं, हमारे हिमांशु जी, और कई बरसों से गुजरात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और दूसरे हैं बेखौफ टाइगर, अशोक वानखेड़े। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अशोक वानखेड़े जी के खुलासे सुने, उनकी विस्फोटक न्यूज़ सुने, ब्रेकिंग न्यूज़ सुने, या हिमांशु जी को आप गुजरात से सुने, ग्राउंड जीरो से, एक आध बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बातें जिस पर पर्दा डाला गोदी मीडिया के एंकर्स ने, उनके संपादक ने, अखबारों ने सच नहीं लिखा, आपको बताया नहीं वो बात। और वो बात ये है कि पिछले कुछ बरसों में मोदी जी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है गुजरात में, इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन विधानसभा। अगर हम सीटों से उसकी तुलना करें, जैसे मिसाल के तौर पर 2002 में जब उनका ग्राफ एकदम शिखर पे था, तब 127 सीटें मोदी जी ने जीती थी 2002 में, और उसके बाद स्टडी डिक्लाइन है, नीचे आ रहे हैं, वो जो डायरेक्शन है वो नीचे जा रहा है। कहाँ 127 और कहाँ 2017 में 99, लगातार नीचे आ रहा है ग्राफ। ये एक डर का सबब है कि 2017 के बाद अब क्या होगा 2022 में। अगर 99 से नीचे आए मोदी जी, 5-6 सीट, सरकार चली गई। दूसरा फैक्टर है कि एक तरफ लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुसीबतों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और मुसीबत है 27 साल का बीजेपी में मोदी राज, बीजेपी का राज 27 साल में, पिछले 12-13 साल जिसमें मोदी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा,
गुजरात मॉडल की जो हम चर्चा करते हैं, हकीकत में गुजरात मॉडल कुछ है नहीं। और आप देखेंगे कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, ये मुसीबतों का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मोदी जी परेशान हैं कि होगा क्या गुजरात में। और मुझे लगता है कि अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, गुजरात चलते हैं, हिमांशु जी को सुनते हैं, और महाराष्ट्र में अशोक वानखेड़े हैं, उनको भी सुनते हैं, दोनों को सुनते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यानी जी, दो दिग्गज पत्रकार गुजरात को हथेली की तरह जानते हैं और उन्हीं से बातचीत होगी। और अशोक भाई, मैं आप पर आ रहा हूं, लेकिन पहला जो ओपनिंग सवाल है मैं हिमांशु जी से करना चाहता हूं, क्योंकि बिजनेस को समझते हैं, गुजराती माइंडसेट को समझते हैं, राजकोट से इस वक्त हैं ये। हिमांशु भाई, ये जो गणेश लक्ष्मी का खेल है कि करेंसी के नोट पर गणेश जी हों, लक्ष्मी जी हों, और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, केजरीवाल ने ऐलान किया, सुन रहे हैं कि गुजरात में इसको लेकर बड़ा हंगामा है और बीजेपी की चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई। मतलब आज एक बहुत बड़ी चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है, उसी को गणेश और लक्ष्मी, विघ्नहर्ता देव गणेश और लक्ष्मी जी जो पूजी जाती है, मतलब एज अ देवी धन की। तो दिवाली अभी अभी गई है, तो उन्हीं को ये शायद विचार आ सकता है जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है। तो ये पूरा एक व्यंग है, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवल कर रहा है सब जगह पे। और हिंदुत्व की अगर आप बात करें तो बीजेपी का हमेशा से प्लैंक हिंदुत्व का रहा है। तो उस मुद्दे को, मतलब अगर कार्टून के तरीके से देखेंगे तो सोशल मीडिया पे एक कार्टून वायरल हो रहा है जहां पे बीजेपी के लोग एक पूरी दीवार सैफरन रंग से रंगना चाहते हैं, जबकि पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल पूरा सैफरन रंग का डब्बा लेके अपने ऊपर डाल देते हैं। तो ये मतलब अभी क्या रंगेंगे, ये मामला हो गया है सैफरन से। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति हमेशा खेली जाती थी या कम्युनल कार्ड पे जो खेली जाती थी, अब ये मुद्दा ये तूर पकड़ रहा है कि ये बात भी तो सही है कि अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि इंडोनेशिया में जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है जहां पे ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की, तो वहां पे अगर वहां की करेंसी नोट पे अगर हिंदू देवी देवताओं के चित्र है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस पे कांग्रेस भी बौखलाई हुई है, इस पे बीजेपी भी मतलब सट्टे में है कि क्या जवाब दे, कैसे इसको वो करे। आज कुछ एमएलए ने ऐसा बोला है कि शिवाजी का भी फोटो होना चाहिए नोट पे। तो मुझे लगता है ये राजनीति जो बेसिक मुद्दों की थी, वहां से अब ये नोट पे किसका चित्र होना चाहिए उस पे चली गई है। फिर भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बीजेपी की चैलेंज ये है कि उनको 10 में से 3.5 जो वोट्स है वो मेंटेन करने हैं। और आम आदमी पार्टी की चैलेंज ये है, हालांकि उसका कोई गुजरात में इतना कोई परफॉर्मेंस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है विधानसभा को लेके, तो उसमें उसको 0 से 3.5 वोट्स उसको लेने हैं। तो वो कैसे लेंगे भाऊ? कई इलेक्शन आपने गुजरात में भी कवर किए हैं, महाराष्ट्र में भी कवर किए हैं। अरविंद केजरीवाल को आप बहुत बरसों से जानते हैं, जब अरविंद केजरीवाल सड़क पर थे, तब से आप जानते हैं उनको। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि हिमांशु भाई ने गुजरात से भी खबर दी है, कि ये जो केजरीवाल का नोट है, गणेश और लक्ष्मी जी का जो नोट है केजरीवाल ने जो तैयार किया है, ये तो पूरी तरह से भाजपा का वोट काट रहा है। ये जो नोट और वोट का खेल हो रहा है, ये क्या है और कितना इंपैक्ट नहीं, डालेगा? यकीनन देखिए, यकीनन यदि आप दीपक भाई, यदि केजरीवाल को देख लीजिए, जब आंदोलन हुआ था देश में भ्रष्टाचार विरोधी और अन्ना हजारों का जो आंदोलन था, उसमें महात्मा गांधी फोकस थे, क्योंकि महात्मा गांधी सच्चाई, आम आदमी से जुड़ने वाले, एक राष्ट्रपिता, त्याग, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो पंजाब जाते हैं तो महात्मा गांधी पीछे रह जाते हैं और फिर भगत सिंह और आंबेडकर सामने आते हैं, क्योंकि पंजाब में एक सीजेबल वोट है दलितों का। जब वो गुजरात में चले जाते हैं तो वहां महात्मा गांधी भी काम नहीं करेंगे, वहां उनको दलित भी काम नहीं, आंबेडकर काम नहीं करेंगे, भगत सिंह काम नहीं करेंगे। फिर वहां हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए जिस महात्मा गांधी से उन्होंने शुरुआत की, उसी की जगह पे अब गणपति और लक्ष्मी का उन्होंने ये पत्ता फेंका। ये पहले नेता नहीं है जिसने ये बात कही है। सालों पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसा प्रपोजल लेके फ्लोट करके कर चुके हैं कि भाई अपने यहाँ पे भी हिंदू देवताओं का वोट होना चाहिए, जैसा इन्होंने इंडोनेशिया में बोला। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स वहां बहुत ज्यादा है। और वहां का जो बेस है, आज आप थाईलैंड में भी जाइए तो गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिल जाती है, गणपति की वहां पूजा होती है, कई जगह पे गणेश जी पूजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा कि दिवाली के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भुट्टो साहब पाकिस्तान में, और दिवाली मुबारक कर रहे हैं। तो ये अब राजनीति में वोट को साथ में कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि वो सिंध से चुनाव लड़ते हैं, सिंध में एक हिंदुओं की सीजेबल ये है, और जो मुस्लिम कन्वर्टेड है वो भी हिंदुओं की रीति रिवाज आज भी मानते हैं, तो वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। अभी वर्तमान में केजरीवाल गुजरात के वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं, जो गुजरात का वोटर टोटली केसरिया वोटर माना जाता है। गुजरात ये हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी बनी है। तो उन्होंने एक सवाल का जवाब, हाँ बोलिए, बीजेपी को एक अनकंफर्टेबल जोन में कर दिया। यदि बीजेपी कहती है नोट पे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ये संविधान अलाउ नहीं करता, तो संविधान मंदिर बनाने के लिए कहाँ अलाउ करता है? जब सरकार मंदिर भी बनाती है, सरकार सारी मंदिरों को पैसा भी देते हैं। तेलंगाना में मंदिरों में पुजारियों को तनख्वाह मिलती है, कई जगह अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जब नोट में मंदिरों की, मंदिर बांध इनके फोटो छपे हैं अपने यहाँ नोट पे पहले। यदि बांध छप सकता है, यदि वहां मंदिर छप सकता है, तो मंदिर के अंदर के भगवान क्यों नहीं छप सकते? सवाल ये एक मतलब उठाने वाला सवाल है। अब किसी ने एक नया प्लान जो लाया साथ में, वो ये लाया कि आप नोट गिनते समय थूक लगाते हैं समूह करके, तो वो भगवान का अपमान होगा। तो भाई फिर वो नोट तो महात्मा गांधी का नोट जब डांस बार में उड़ता है और पैरों के नीचे चलता है, या जब शादी में बैंड वालों पे नोट उछालते हो और उस पे लोग नाचते हैं, तो लक्ष्मी का अपमान तो वहां भी होता है, जिसको दिवाली में आप पूछते हो। तो अब इसमें तर्क कुतर्क बहुत चलेंगे, लेकिन बीजेपी को अनकंफर्टेबल जोन में, जो हिमांशु जी कह रहे हैं, एक वोट उन्होंने मार दिया, तो बीजेपी को अनकंफर्टेबल जोन में तो ले गए कि तुम्हारा हिंदुत्व कितना है। बाल ठाकरे कहते थे कि संघ का हिंदुत्व हाफ चड्डी वाला है, मेरा हिंदुत्व फुल पैंट वाला है। ये फुल पैंट से भी आगे वाला हिंदुत्व लेके गए हैं, बाल ठाकरे से भी आगे हिंदुत्व लेके गए हैं कि अब इनको नोट पे भी लक्ष्मी और गणेश चाहिए। और उन्होंने कहा कि उससे देश की स्थिति ठीक हो जाएगी। अब गणेश और लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, कोई भाजपा की औकात ही कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सबको उसकी लाइन लेनी पड़ी। तो उसने जिस देश में जाते हैं वैसा परिवेश वो बदलते हैं, तो जिस राज्य में जाते हैं वैसी विचारधारा वो बदलते हैं। तो आज के डेट में हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक और हिंदू हृदय सम्राट, ये पद यदि किसी को मिलना चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने बातें ऐसी की है जिसे कोई हिंदू नकार नहीं सकता। आपको लगता है भाऊ, मैं भी हिमांशु जी के पास आऊंगा और गणेश लक्ष्मी पर ही आऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल अब राजनीति करना जान गए हैं और अमित शाह और मोदी की दुखती रग पकड़ ली है उन्होंने? मैं आपको बार बार कहता हूं दीपक जी, अरविंद केजरीवाल ये बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। ये एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। ये दिल्ली में एड़ा बन के पेड़ा खाया इन्होंने, पंजाब में इन्होंने दिल्ली बेच के खाया, और गुजरात में अब ये हिंदुत्व बेच के पेड़ा खाएंगे। मैं इनको और आगे जाके, मैं हमेशा कहता हूं अरविंद केजरीवाल ये कलियुग के मोदी जी के एकलव्य है। भाई द्वापर युग में तो, या सतयुग में जब राम हुए, तब तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया द्रोणाचार्य को। ये कलियुग है, ये द्रोणाचार्य को अंगूठा देगा नहीं, उसकी गर्दन लेगा। तो ये उनसे ज्यादा स्मार्ट है। आप देखिए उनके हर, जिस दिन से राजनीति में आए उस दिन से देखिए, मोदी से एक कदम आगे होते हैं। मोदी जी हमेशा राजनीति में अपने विरोधियों को अपने पाले में लाके खेलने के लिए मजबूर करते हैं। मोदी जी एजेंडा सेट करते हैं और फिर बाकी विरोधी उस एजेंडा पे लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं। ये आदमी मोदी जी को भी अपने एजेंडे में ले आता है, एजेंडे पे ले आता है। अब यदि इसने वो एजेंडा सेट कर दिया गणेश जी और लक्ष्मी जी का, और इसने आह्वान करना शुरू कर दिया, तो इसमें मोदी जी और क्या बात करेंगे? भाई हमारे पास जब 370 हटा सकते हो, इतना बड़ा अमेंड कर सकते हो कश्मीर के लिए, तो क्या हिंदुओं की भावना रखने के लिए आप थोड़ा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो करेंसी के लिए भी? कई सवाल जो उठेंगे, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। भाऊ, जब पिछली बार उनके एक मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के, गौतम साहब, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कुछ टिप्पणी करी, दलित थे और
धर्म परिवर्तन कर रहे थे, बुद्ध बन रहे थे, उसको लेकर बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए कि देवी देवताओं का विरोध करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। और तब एक सभा करी वडोदरा में और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। सुन लो गुजरात वालों, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और कंस का वध करना चाहता हूं। ये जो मैसेजिंग है, ये आपको क्या लगता है? मैं कंस का वध करना चाहता हूं, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, ये मैसेजिंग किस तरह की कर रहे हैं? जब मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में यूपी में जाके बोलते कि गंगा ने मुझे बुलाया, मैं गंगा का बेटा हूं, जब वो गंगा को अपनी मां बोलते हैं, तो ये जन्माष्टमी को पैदा नहीं हो सकते क्या? और जन्माष्टमी को तो कई लोग पैदा हो गए, कितने कंस मारोगे? सवाल कंस का ये कलयुग है, वो द्वापर युग था जिसमें कंस और भगवान डिफाइंड थे। यहाँ तो हर आदमी दो रोल में है, डबल रोल में है, कभी कंस कभी भगवान बनता है। तो उन्होंने जो आज एक सवाल ये भी उठता है, पंजाब में ये सवाल उठना चाहिए, बाबा साहेब आंबेडकर को आपने पंजाब में बेचा, और वो जो गौतम थे जिनका इस्तीफा इन्होंने लिया दिल्ली में, उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं की जो बाबा साहेब आंबेडकर ने नहीं की थी। जब बाबा साहब आंबेडकर ने दीक्षा ली बुद्ध धर्म की, उसके पहले आंबेडकर जी लगातार ये बोलते रहे, लिखते गए कि आई वॉज बॉर्न इन एज ए हिंदू, बट डेफिनेटली आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करके ही गए। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो जो 22 वचन उन्होंने बोले, उस वचन में यह भी था कि अब मैं हिंदू के किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अब धर्म बदला है, नया धर्म लिया है। तो जब आप पूजा नहीं करोगे तो क्या करोगे? कूड़ेदान में तो नहीं डालोगे। हमारे यहाँ मरने वालों की राख भी नदी में बहाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि यदि ये समस्या है कि फिर घर में भगवान की मूर्ति, उसका क्या करें? क्योंकि एक समय हमारी आस्था उसमें थी और आज भी कई लोगों की आस्था है, इसलिए उसको नदियों में विसर्जित करेंगे। जी, ये अभी राजस्थान में भी हुआ, 250 लोगों ने किया है, राजस्थान में नदियों में विसर्जित किए हैं। दलितों ने बुद्ध धर्म स्वीकार लिया। तो यही बात उन्होंने कही उस दिन गौतम ने। तो क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ना है आपको, तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, ये बोलने पे तुरंत उन्होंने बात की। इस वक्त आपको कांग्रेस की स्थिति क्या लगती है कि क्या कांग्रेस वाकई धीरे धीरे लेकिन बहुत स्टडी तरीके से जो उसके पॉकेट्स है वहां पर उसने एक जमीन अपनी बना रखी है गुजरात में? देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि 2002 जबकि पूरा माहौल पोलराइज था कम्युनली, तब भी कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, बराबर है। तो एक उसकी कमिटेड श्योर शॉट वोट बैंक है, वो उसी पे पैनी नजर रख के बैठे। उनको उनका टारगेट ये कि वो नहीं टूटना चाहिए। ये जो इनकी जो दोनों की लड़ाई है दो हाथियों की, उनमें उनका कुछ वोट से टूटना नहीं चाहिए। हालांकि अभी मतलब अहमद भाई नहीं है हमारे बीच, स्वर्गीय अहमद भाई का भी एक कहा, अहमद पटेल, हाँ अहमद पटेल जी जिस तरीके से मतलब कैंडिडेट्स फील्ड करते थे, तो इस बार वो भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस सही में उस एफर्ट्स के साथ जाएगी? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस सही में गुजरात में जिस तरीके से फोकस्ड होनी चाहिए ना, वो अभी रही नहीं है। इतने सालों से आपकी एक कमिटेड वोट बैंक है, आप 50 सीट से नीचे नहीं जा रहे हो, तो आपका एफर्ट्स श्योरली होना चाहिए गुजरात में। वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कांग्रेस का। तो बिना एक्टिविटी के भी अगर मान लीजिए आपकी 50 सीटें हैं, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो मैं मानता हूं आप दूसरी 25 सीट ऐड करने में कामयाब रहेंगे, जो पिछले 2017 में हुआ था, 78 सीट्स दी थी। तो इस बार हालात, महंगाई है, जॉबलेसनेस है, राजनीति पूरी बेसिक्स पे आ चुकी है। कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि बेसिक्स ही दिया है पब्लिक को, कोई मतलब प्रगति और विकास की ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फोकस कांग्रेस का होना चाहिए वो नहीं है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई में, जैसे भाऊ ने भी कहा कि टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, वोट शेयर बीजेपी का टूट सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर नरेंद्र मोदी बार बार गुजरात क्यों भाग रहे हैं? बार बार गुजरात, ये क्यों? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, सारे मुख्यमंत्री, सब ताकत, लाखों करोड़ों रुपए झोंकने के बाद भी पटेल आंदोलन और कांग्रेस ने बीजेपी को 100 के आंकड़े पे नहीं पहुंचने दिया। और यदि 10-12 सीट सूरत का लफड़ा नहीं होता, सूरत की सीटें
यदि दादागिरी से कन्वर्ट नहीं होती बीजेपी में तो बीजेपी की सरकार गई थी। पिछली बार उनको मालूम है कि एज पे है, ये 149 वाला खाब का वो नहीं है, फार्मूला नहीं है कि 149 है, 10-15 सीटें इधर उधर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सरकार बचाने का काम हो रहा है। ये बात तो 180 से 180 ले जाएंगे। अभी तक केसी जो अपने पाटिल साहब थे, सीआर पाटिल, वो 180 की बात कर रहे थे। अब अमित शाह परसों के दिन 125 की बात कर रहे हैं, 180 से 125 पे आ गए। जब आप 125 हाँ एक अपडेट जी, अभी हाँ। आया है वो देना, एक अपडेट अभी है वो देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हाँ। बीच में सॉरी बाबू, लेकिन नहीं 18वां कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अभी वो निरीक्षकों की जो बैठक चल रही है बीजेपी में, 100 बीजेपी लीडर्स ने 18वां कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपना दावेदारी ठोका है, हमको टिकट दो, 100। तो मतलब समझिए तो क्या हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई मामला भीतरघात नहीं है, भीतरघात है, सब कुछ है। ये सब कुछ लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी अकेले, क्योंकि उनको मालूम है कि अमित शाह भी साथ में नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में जो टकराव दिल्ली में दिखाई देता है, उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज गुजरात है। तो आनंदीबेन पटेल, सीआर पाटिल एक है, इधर गुजरात गुटों में बटा हुआ है और नरेंद्र मोदी अकेले है। इसलिए नरेंद्र मोदी को अपनी जात भी बतानी पड़ी कि मैं आपके समाज का नहीं हूं, फिर भी आप मुझे मतदान देते हो। एकदम शॉर्ट में समाप्त करेंगे बाबू, जी। आपकी एक चीज से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज और भी है एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट, जो मैंने दीपक शर्मा जी को भी बोली थी पिछले डिबेट में, नरेंद्र मोदी गुजरात हार भी सकते हैं क्योंकि 3.5 लाख करोड़ का डेट है गुजरात के ऊपर। तो आई थिंक इट एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट, एज अ बैड बैंकर ऑन अ वॉल स्ट्रीट, कि मैं 3.5 लाख करोड़ का डेट इन लोगों पे चढ़ा दूं जो आएंगे 2 साल के लिए, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन रखूंगा। 2024 में राम मंदिर है तो मैं सेंटर में रहूंगा। मीडिया में जो चल रहा है चाणक्य चाणक्य, तो सबको पता चल जाएगा गुजरात हाथ के भी मैं सेंटर में बैठा हूँ। और जितने भी नेता है जिनकी फाइलें, जितने मंत्री तंत्री संतरी जिनकी फाइलें खुलेंगी, वो सब नरेंद्र भाई के पैर में पड़ जाएंगे कि हमको बचाइए। तब नरेंद्र भाई जाके उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना है करेंगे। तो बीजेपी में भी जो मतलब कचरा है वो साफ हो जाएगा, बेड डेट भी चली जाएगी आपकी 2 साल के लिए, और आप जो ईवीएम पे या जो भी आरोप लगते हैं वो भी आप खारिज कर देंगे, तो हम गुजरात जीत सकते थे अगर ईवीएम कर सकते थे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, एक थियरी चल रही है और इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सभा को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से पुलिस बंदोबस्त मिल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है बिना सरकार के सपोर्ट के। तो ये सब भी सोचने लायक है। बॉर्डर लाइन केस आप बिल्टअप करके रखो। और एक कॉर्पोरेट ने मुझे कहा है, एक लीडिंग कॉर्पोरेट ने, कि वी सी अ हंग हाउस। तो एक बॉर्डर लाइन केस रखो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह, और बाद में जब 2 साल के बाद सब सिचुएशन सब हो तो बाकी खरीद फिर के सरकार वापस बना। सरकार। अब दोस्तों, अगर हम अशोक वानखेड़े जी को सुने या हिमांशु जी को सुने तो एक चीज़ निकल के सामने आती है कि लगातार केजरीवाल जिस तरह से हमले कर रहे हैं एक के बाद एक मोदी जी पर, बीजेपी पर, तो घबराहट तो है, बेचैनी तो है बीजेपी में। और कांग्रेस बड़ी खामोशी से चुपचाप अपनी ज़मीन तैयार कर रही है गुजरात में। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको ग्राफ्स में दिखाया था कि मोदी जी की लोकप्रियता का शिखर भी नीचे है, मुसीबतें ऊपर जा रही हैं। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी का रथ फंस चुका है या रथ पलट चुका है या वो हार चुके हैं गुजरात, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रथ दलदल में है, और ऐसी दलदल में है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस रथ को बाहर खींचने के लिए। मोदी हैं, शाह हैं, कॉरपोरेट पावर उनके पास है, अदालतों की ताकत उनके पास है, खोदी मीडिया की ताकत उनके पास है, थैली शाह धन्ना सेठ उनके साथ हैं, पैसा है, सब कुछ है। कितनी ताकत लगा पाते हैं इस रथ को बाहर खींचने में, वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये दिलचस्प है और दिलचस्प होने जा रहा है। और देखना पड़ेगा कि केजरीवाल अपने पिटारे से अभी और कौन कौन से हथियार निकालते हैं, तीर निकालते हैं और चलते हैं। अभी तो गणेश लक्ष्मी तक ही आए हैं, उससे पहले कंस तक आए थे। लेट्स सी, द गेम बिगिंस। खेल तो अब शुरू हुआ है, पिक्चर अब शुरू हुई। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको लगातार अपडेट करने की। हाँ, जो गुजरात के व्यूअर्स हैं, आप ग्राउंड ज़ीरो से जो भी आइडिया है, खबर है, मुझे दें और मुझे गाइड करें कि और क्या क्या हो रहा है गुजरात में। और मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। दूसरा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो गोदी मीडिया के
जो तस्वीर दिखा रही है उससे एक अलहदा तस्वीर दिखाता है। और गुजरात के व्यूअर्स को उसको देखना चाहिए इस वीडियो को, कि वो तय कर सकें वोट डालते समय, मशीन का बटन दबाते समय कि हकीकत क्या है। तो आज का ये वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन अगर क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करें, नोटिफिकेशन मिलेगा। और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।